नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में नमक कहानी। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। इनका जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था और उनकी एकमात्र रचना का नाम है जर्द गुलाब। ये उनकी उर्दू कहानी का संग्रह है। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका रही और उन्होंने उर्दू भाषा में ही कहानियां लिखी हैं, परंतु उनकी उर्दू भाषा भी सहज है, सरल और बोधगम्य है, जिसमें अरबी और फारसी शब्दों का खड़ी बोली हिंदी के साथ मिश्रण किया गया है। उनकी लिखी हुई कहानी नमक भारत पाकिस्तान विभाजन से उत्पन्न दुष्परिणामों की कहानी है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके कारण दोनों देशों के लोग विस्थापित हुए, पुनर्वासित भी हुए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और बहुत सारे ऐसे भी थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। उनकी धार्मिक भावनाओं का इस पाठ में वर्णन किया गया है। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, उन्हीं में से एक सिख बीवी लाहौर को अब भी अपना देश मानती है और भेंट के रूप में वह लाहौर का नमक पाना चाहती है। इसी तरह से एक पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन कहता है, लेकिन भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानता है। यानी ये लोग अपने वतनों से विस्थापित होकर भी अपने मूल जन्म स्थान को भुला नहीं पाते। इस पाठ में रजिया सज्जाद जहीर का कहना है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब इन राजनीतिक सीमाओं का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। लेखिका की आशा का पूरा होना भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश तीनों देशों के लिए ही कल्याणकारी है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कीर्तन से। सफिया इस कहानी की मुख्य पात्र है। वह कीर्तन में सिख बीवी से मिलती है और सिख बीवी सफिया की माँ से इस कदर मिलती थी कि सफिया ही हैरान रह गई। उसकी माँ की तरह ही उसका भारी भरकम शरीर था, छोटी छोटी चमकदार आंखें और ऐसी ही उसने सफ़ेद रंग का एक मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था, जैसा कि सफिया की माँ ओढ़ा करती थी। सफिया ने कई बार उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछ ही लिया। तब पता लगा कि ये मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वह सिख बीवी उठकर सफिया के पास आ गई और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। यानी सिख बीबी विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आ गई थी, लेकिन अब भी लाहौर को ही अपना देश मानती है और वो सफिया को बता रही थी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है और वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं। उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रशिया, जिंदा दिल्ली की तस्वीर, वो बहुत सारी बातें लाहौर के बारे में कर रही थी। कीर्तन चलता रहा और वो दोनों बहुत देर तक बातें करती रही। सफिया ने एक दो बार पूछा भी था उससे कि माता जी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। उसने जवाब दिया, हाँ बेटी,
जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। इस तरह से सिख बीवी सफिया को बता रही थी और उसकी आंखों में पानी आ जाता है और बार बार उसके मुंह से निकल ही जाता है साडा लाहौर, मतलब हमारा लाहौर। वो लाहौर को ही अपना देश बता रही थी। कीर्तन खत्म हुआ, प्रसाद बट गया। सफिया जाने लगी तो वो सिख बीवी सफिया से पूछने लगी कि आप लाहौर से कोई सौगात मुझे ला के दे सकती हैं। सफिया भी उससे पूछ रही थी, आप क्या मंगाना चाहती हैं, मुझे बताइए। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, हिचकिचाते हुए धीरे से बोली, बेटा अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना। 15 दिन गुजर गए। सफिया लाहौर चली गई थी। वहाँ की शामें, दोस्तों से मिलना, भाइयों की खातिरदारियाँ, बिछड़ी हुई उसकी परदेसी बहनें मिली, बहुत सारे उसको तोहफे मिले। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, कैसे लेकर जाए, ये भी एक समस्या उसके लिए बन गई थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी रंग के कागज में एक छोटी सी पुड़िया जिसमें उसने सेर भर लाहौरी नमक भर रखा था। सफिया का भाई भी बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया ने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से उससे पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? तो उसका भाई हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। सफिया झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूं, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। उसके भाई को कुछ समझ नहीं आया, माँ का जिक्र क्यों आया? उनकी माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। फिर वह थोड़ा नरम हुआ और उसे समझाने लगा, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो ठहरा। तो सफिया बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। तो उसका भाई कहने लगा, भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून। तो सफिया बीच में ही बोल पड़ती, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, उसका भाई कह रहा था, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। सफिया बोली, अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। इस कहानी नमक में लेखिका ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सीमाओं के दोनों ओर बसे लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। सफिया पाकिस्तान लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली थी और वह एक सिख बीवी से मिली जो उसे अपनी माँ की तरह लगी। विभाजन के बाद सिख बीवी
भारत में रह रही है, लेकिन लाहौर को ही अपना वतन समझती है। जब कभी लाहौर की चर्चा होती है, वह वहाँ की यादों में खो जाती है। उसने सफिया को लाहौरी नमक लाने के लिए कहा और सफिया 15 दिनों तक लाहौर में रुकी। उसका मायका था लाहौर, उसके भाई रहते थे लाहौर में, वो उनसे मिलने गई थी। 15 दिन वो वहाँ रुकी। चलते समय वह नमक, उसने एक नमक की पुड़िया, उसमें सेर भर यानी 1 किलो तक नमक था, अपने साथ ले ली। लेकिन सफिया के भाई की नज़र पड़ गई। उसको पता चला तो उसने उसे बहुत समझाया। उसने कहा कि सरहद के पार नमक ले जाना गैर कानूनी है, परंतु सफिया समझती है कि नमक कोई सोना चांदी नहीं है जिसे वह स्मगल करके ले जा रही हो। उसने ये भी कहा कि कस्टम वाले भी इंसान हैं और वे इंसानी भावनाओं को अच्छी तरह समझते होंगे। तो आगे पढ़ते हैं। सफिया का भाई थोड़ा गुस्से में आ जाता है और सफिया से कहता है, अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। अदीब होता है साहित्यकार, लेखिका, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? सफिया ने भी गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। और सफिया के मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे। प्यारे बच्चों, कीनू संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल होता है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह बिल्कुल नाजुक। और दूसरी उसके चीज रह गई थी, वो थी नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले और इधर से कीनू सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। सफिया असमंजस में थी, समझ नहीं आ रहा था नमक की पुड़िया कहाँ छिपाए। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती
उसने एक आह भरी। फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्सर लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी। सरहद होती है 2 देशों की सीमा, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। तो ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। इसमें बताया गया है कि सफिया अपने भाई के विरोध के बावजूद नमक की पुड़िया अपने सामान में छिपाकर ले जाना चाहती थी। उसके अपना सारा सामान उसने बांध लिया था। उसके पास 2 चीजें शेष बची थी, एक तो कीनू की छोटी सी टोकरी और दूसरी नमक की पुड़िया। सफिया को लगा कि इन दोनों को सरहद के पार ले जाना बहुत बड़ी समस्या है। उसने निर्णय लिया कि वह नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाएगी। वह उस पुड़िया को अपने शरीर में रखकर ले जाने को तैयार थी, पर यह संभव नहीं था। सफिया के भतीजे भतीजियां सब पूछ रहे थे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफिया के बीच सरहद थी जो कि एक दूसरे को सगे संबंधियों से मिलने को रोकती थी, और इसे कस्टम कहा जाता है। तो कहानी आगे पढ़ते हैं। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती। आप लोग खबरों में देखते होंगे कि गोलाबारी सीमा पर होती रहती है, और भारत और पाकिस्तान में आपस में जो मनमुटाव है राजनीतिक स्तर पर, वो आम लोगों को भी बहुत प्रभावित करता है। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोल सिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था।
वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। सफिया बहुत डरी हुई थी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे देखा और बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। इसमें क्या हुआ कि अगले दिन सफिया को लाहौर छोड़कर भारत जाना था। नमक की पुड़िया के बारे में सोचते सोचते सफिया को नींद आ गई थी और सपने में उसने सिख बीबी को देखा और फिर लाहौर शहर के विभिन्न स्थानों को देखा। करवट लेते ही सफिया के पैर किन्नू की टोकरी को छू गए। ये रसीले ठंडे किन्नू भारत और पाकिस्तान की एकता के सबूत थे। कस्टम पर पहुंचते ही सफिया ने यह फैसला किया कि वह नमक को छिपाकर नहीं बल्कि सभी के सामने कस्टम अधिकारी को दिखाकर ही लेकर जाएगी। बातचीत करते समय अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने कहा कि उसका वतन दिल्ली है। तब सफिया ने उसे बताया कि वह लाहौर से है, वह अपने भाइयों से मिलने लाहौर वह लखनऊ से है, अपने भाइयों से मिलने लाहौर गई थी। सफिया ने नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और जब उन दोनों की बातें खत्म हुई, कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को लपेटा और सफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और आगे की कहानी हम पढ़ेंगे भाग 2 में। तो ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कितनी समझ आई। धन्यवाद।